हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए लेक्चर 21। इसके अंतर्गत तकनीकी को पढ़ेंगे और तकनीकी 3.1 में जो सिलेबस में दिया है उसका जो पहला पार्ट है वो है विज्ञान एवं तकनीकी का सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अनुप्रयोग, देशज तकनीक, तकनीकी हस्तांतरण और नवीन तकनीकी का विकास। तो पूरा आज खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा एम पी पी एस सी मेन्स पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखें और अच्छा लगे तो उसे शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं तकनीक की। तकनीक क्या होता है, ऐसा क्या है कि तकनीक को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं, या डेफिनेशन क्या होगा तकनीक की। तो तकनीक एक प्रकार से कौशल होता है किसी व्यक्ति के अंतर्गत जो किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है। इसके अलावा वो मानव निर्मित यंत्रों का प्रयोग करके और किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से उस उत्पाद को बना सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं तकनीक। तो ऐसा कौशल या ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी उत्पाद को उसे बेहतर कर सके और उसकी उत्पादन क्षमता और उसके उत्पाद की क्वालिटी को बढ़ा सके, तो उसे क्या कहेंगे तकनीक। जिससे उसके आर्थिक लाभ हो और आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ बनता रहे, तो उसे क्या कहेंगे तकनीक। तो इसी को बढ़ाने के लिए, समझने के लिए हम पूरे ये तकनीक को पढ़ते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हम जानते हैं कि तकनीक में और कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो जो पहला है 3.1 सिलेबस में, वो है विज्ञान एवं तकनीक का सामाजिक और आर्थिक विकास में अनुप्रयोग। तो सिंपल सी बात है, इसमें सबसे पहले बात तो ये पूछ रहा है कि अगर तकनीक आपने यूज किया है या तकनीक को आप मानते हैं, तो उसका सामाजिक और आर्थिक विकास में किस तरह से अनुप्रयोग कर सकते हैं, या उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर है। तो आप सिंपल से पहले तो ये सोचेंगे कि आप तकनीक के विकास में जो अनुप्रयोग है उसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा एक निबंधात्मक टाइप का प्रश्न होता है, और ये टॉपिक भी उसी तरह से है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो विज्ञान और तकनीक के बारे में नहीं पूछ रहा है बल्कि उसके अनुप्रयोग के बारे में पूछ रहा है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अभी जो तकनीक है वो किस तरह से एक सामाजिक रूप से आप कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं और उससे आर्थिक उन्नति कितनी हो रही समाज में, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल से आपको लिखना ये है कि वर्तमान युग एवं तकनीकी प्रगति का युग है। नई तकनीकी के माध्यम से समाज और अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने वाले तथा आम जीवन को ज़्यादा सुविधाजनक बनाने वाली प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। मानव जीवन का कोई क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय आदि अछूता नहीं बचा है जिसमें विज्ञान एवं तकनीकी क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं ला दिए हैं। नवीन विज्ञान व तकनीक का सामाजिक आर्थिक में अनुप्रयोग निम्न बिंदुओं से अपन देख सकते हैं। निम्न बिंदुओं से मतलब जो ऊपर मैंने बताया उन्हीं को अपन को लिखना है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी कितना काम किया है, व्यापार में किस तरह से तकनीकी इन्वॉल्व है, व्यवसाय व्यापार व्यवसाय को किस तरह से बढ़ा रहा है, इसके अलावा हमारे शिक्षा को किस तरह से बढ़ा रहा है। अगर ये प्रश्न मेंस में पूछा जाता है तो इसका उत्तर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है, आपको ये टॉपिक याद होना चाहिए कि आप किस किस क्षेत्र में लिखना है, क्योंकि स्पष्ट रूप से आपको पता होगा तभी आप इसको लिख पाओगे। तो पहला है स्वास्थ्य, कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या है आपके तकनीकी प्रयोग। तो स्वास्थ्य को आप एक तरह से हेडलाइन कर सकते हैं, शिक्षा को कर सकते हैं, व्यवसाय को कर सकते हैं, इसके अलावा जो हमारी इकोनॉमी उसको कर सकते हैं, और इसके बाद आप इसको स्पष्ट रूप से अलग अलग करके लिख सकते हैं कि किस तरह से विकास में, कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, या लोगों की जीवन शैली को सुधारने के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो स्वास्थ्य में आपको पता ही है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी आज लगातार बढ़ रहा है। अभी जो वर्तमान में पेंडेमिक चल रहा है उसमें भी लगातार तकनीकी के माध्यम से ही हम एक से मतलब कई एक से बढ़ के एक जो किट हैं, टेस्टिंग किट अभी इन्वॉल्व किए हैं, और उसके आविष्कार से ही अब जो कोरोना की चेकअप है या फिर टेस्टिंग है वो क्या हुआ, बहुत आसान हुआ है, और लोगों को जल्द से जल्द इसका रिजल्ट मिल रहा है और वो जान पा रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की बीमारी के क्या है सिम्टम्स हैं या नहीं है। तो ये सारे तकनीकी के माध्यम से ही संभव हुआ है। तो भारत में सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ठीक है। वर्तमान में नवीन तकनीक के माध्यम से भारत में विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य जांच तथा उपचार के नए साधन अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं। पहले किसी भी जांच के उपचार के लिए हमें दूर दूर या फिर बड़े हॉस्पिटलों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब तकनीक ने इतना आसान कर दिया है कि आप सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज अपने स्थानीय स्तर में जो स्थानीय डॉक्टर हैं उनसे ले सकते हैं। अगर उनसे नहीं भी ले सकते तो आपको स्थानीय स्तर में आप ऑनलाइन भी इन सब चीज़ों का कंसल्ट करके और स्वास्थ्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। सूचना और संचार तकनीक पर आधारित टेलीमेडिसिन ने स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को ज़्यादा सुगम बना दिया। टेलीमेडिसिन मतलब ऑनलाइन आप मेडिसिन या डॉक्टर से चर्चा कर सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं,
और सारे जो रिपोर्ट हैं वो आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे और आपको मेडिसिन भी ऑनलाइन मिल जाएगा। औषधि विज्ञान में नए नए खोजों के पूर्व में असाध्य समझी जाने वाली बीमारियों के सफल उपचार को उपलब्ध कराया है। बहुत से ऐसे बीमारियां हैं जिनको असाध्य माना जाता है, मतलब आपको एक बार हो जाने के बाद वो बीमारी तो आपको दोबारा नहीं छोड़ेगी। ऐसी बीमारियों का भी इलाज हो रहा है, जैसे कि शुगर हो गया, कैंसर हो गया, टीबी का तो बहुत सारे इलाज आ चुके हैं। ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जिनके इलाज अब संभव हो पाया है, किसकी मदद से? तकनीक की मदद से। चाहे वो लेजर सर्जरी हो या फिर आपका जिस तरह से आप उस ट्रीटमेंट को देखते हैं, आजकल ऑपरेशंस हो गए। इसके अलावा जो मेडिसिन है या फिर जो टीका है, टीका भी बहुत सारे संचालित किए जा रहे हैं ताकि जो भविष्य में होने वाले रोग हैं उनसे बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। मिशन इंद्रधनुष इसी के अंतर्गत चलाया जा रहा है और वह तकनीकी के माध्यम से ही अब एक टीके को इस तरह से डेवलप किया गया है कि उसमें सभी बीमारियों के लड़ने की ताकत मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा तकनीकी का अभी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब ये लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंडेंसी हुई, तो ऑनलाइन शिक्षा जो अभी चल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भरता बढ़ी है। और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षा हो या फिर तकनीकी शिक्षा हो, ये इस तरह से बहुत सारे शिक्षा हैं। और आजकल तो ऑनलाइन जो शिक्षा जो प्रसार हुआ है भारत में, वो भी बहुत ज़्यादा पहुंच अपने क्षेत्र को, जो उसका एरिया है, वो दायरा बहुत लंबा बढ़ चुका है। आजकल गांव तक आप तकनीकी शिक्षा या फिर ऑनलाइन जो टेली शिक्षा है उस पर मदद से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और बड़े से बड़े डिग्री ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल से है, शिक्षा मानव विकास का एक प्रमुख कारक है जिसके बिना गुणवत्तापूर्ण जीवन संभव नहीं है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगा, आप अशिक्षित रहोगे, तो आप जीवन की गुणवत्ता को ही नहीं बढ़ा पाओगे और आप गुणवत्तापूर्ण जीवन नहीं जी सकते। भारत जैसे विषम सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों वाले देश में सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, वह भी स्थानीय स्तर पर, संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ढांचागत सुविधाओं का अभाव है। विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम से शिक्षा को ज़्यादा रुचिगत बनाया गया, साथ ही स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भी उपलब्ध कराया जाना संभव हो सका है। इसके अलावा ई शिक्षा के माध्यम से भारत के सभी विद्यालयों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाना आसान हुआ है। अब सभी विद्यालयों को अगर ई शिक्षा से जोड़ दिया जाएगा तो जो बेहतर से बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा है वो हर विद्यालय को पहुंचाया जा सकता है और वहां पर बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है। बच्चों की जो एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता को लगातार बढ़ाया जा सकता है। अगला है पोषण। पोषण सिंपल सी, मतलब पोषण की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है भारत में, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो जो कुपोषित बच्चों की संख्या है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में ही मिल जाएंगे, बच्चों में कुपोषण के लक्षण। लेकिन इसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो तकनीकी के माध्यम से कैसे दूर किया जा सकता है? तो आजकल जो हाइब्रिड पोषण वाले जितने भी आते हैं, चाहे चावल हो, दाल हो या फिर किसी तरह हो, तो वो हाइब्रिड होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पोषण पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ उनकी उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के तकनीक उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि जो व्यक्ति कम से कम भोजन करे तब भी उसको उसका जो पोषण स्तर है उस पर बना रहे, या फिर उसको अगर पोषण नहीं मिल पाता है तो भोजन से ही वो अपना जो सिंपल भोजन है उससे ही अपने पोषण को संतुलित कर सके। तो एक स्वस्थ जीवन का आधार उपयुक्त पोषण है, लेकिन पुनः भारत देश में विशाल गरीबी जनसंख्या ऐसी है जो उपयुक्त पोषण मुक्त युक्त भोजन से दूर है। मतलब भोजन तो करता है लेकिन उसको क्या है कि उपयुक्त जो पोषण होना चाहिए एक भोजन में वो नहीं मिल पाता। भोज्य पदार्थों की उपलब्धता और उनकी बढ़ती कीमतें आम आदमी में पोषण स्तर को क्या कर देती है? कम कर देती है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं अगर खाद्यान्नों की, तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने खान पान में कमी लाते हैं और साथ ही साथ वो महंगी चीज़ों को परचेस करने में क्या करते हैं? असमर्थ होते हैं। तो इसकी वजह से उनमें जो पोषण का स्तर है वो क्या होता है? गिरता जाता है। इसके अलावा उपयुक्त पोषण हेतु संकर युक्त, मतलब कि वही हाइब्रिड वाले संकर युक्त गोल्डन राइस का विकास विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम से संभव है, जिसके साथ ही जैव तकनीक के जरिए नए नए उत्पाद बनाए जा रहे हैं। ये नए नए उत्पादों के माध्यम से ही पोषण को संतुलित किया जाएगा। जो ग्रामीण स्तर में कुपोषित हैं या फिर जो शहरी स्तर में है या फिर जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उस जनसंख्या तक पोषण को पहुँचाना किसके माध्यम से संभव हो पाया? तो वो तकनीकी के माध्यम से हो पाया। ज़्यादा पैदावार देने वाली उन्नत किस्म की प्रजातियों का विकास किया जा रहा है, जिससे कि उसमें ज़्यादा पोषण हो, ज़्यादा विटामिन हो, साथ ही साथ उसका पैदावार भी ज़्यादा हो, ताकि उसकी कीमतें स्थिर हो और लोगों तक ये पहुंच सके आसानी से, जो निश्चित ही पोषण स्तर में सुधार ला रहे हैं। इसके बाद अगला है औद्योगिक क्षेत्र में।
सबसे ज़्यादा जो तकनीकी का विकास हुआ है वो औद्योगिक क्षेत्र में ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भारत में औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी का पिछड़ापन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो अभी भी जो अपने पाश्चात्य तकनीकी हैं उस पर ही कार्य कर रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है या आर्थिक स्थिति है कंपनियों की या फिर लोगों की, वो अभी इतनी स्थिर या फिर उपयुक्त नहीं है जो कि यूज कर सके। तो औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार उद्योग है। अगर अर्थव्यवस्था चलाना है तो आपका औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप किसी अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं। ये न सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं बल्कि सरकार को राजस्व और लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं। ये दोनों तरीके से हैं, रोजगार, टैक्स, और इसके अलावा आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। विज्ञान व तकनीकी में प्रगति का प्रभाव उद्योग पर ही पड़ा है। उद्योग में विज्ञान और तकनीकी के अनुप्रयोग से उत्पादन की प्रक्रिया ज़्यादा आयात हुई है, साथ ही उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। गुणवत्ता के साथ साथ लोगों में तकनीकी वृद्धि के साथ साथ बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं जो लोगों को बहुत दूर समझा जाता था, पर तकनीकी के विकास से आज उनके करीब है, लोग उसे यूज कर पा रहे हैं। जैसे कि इंटरनेट हो गया, मोबाइल सेवा हो गया, इसके अलावा कंप्यूटर सेवा हो गया, इसके अलावा तकनीकी में आईटी सेक्टर हो गया। ये सारी सुविधाएं जो आज चल रही हैं वो तकनीकी के माध्यम से ही हो पाई हैं, जो कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास को दर्शाती हैं। इसके अलावा तकनीकी से आप रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हो? तकनीकी बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा कर सकता है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, संचार हो, दूरसंचार हो, या उत्पादन के क्षेत्र में हो, या फिर ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर रोजगार निश्चित तौर से पैदा होते हैं जब अगर तकनीकी का विकास होता है। और साथ ही साथ जो आपकी जीवन शैली है, आपकी लाइवलीहुड है, उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलता है। तो निश्चित ही विज्ञान और तकनीकी में के नए नए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। भारत में सूचना संचार तकनीकी में लाखों रोजगार सृजित किए हैं, जैसे कि बीपीओ, केपीओ, एलपीओ। इसमें क्या है, विदेशी पूंजी को प्राप्त करने में सहायता मिली है। क्यों? क्योंकि ये सस्ता है। भारत में श्रम अभी भी सस्ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे विदेशियों के बीपीओ, केपीओ, एलपीओ जैसे सर्विसेज चलती हैं, जिसके वजह से भारत रोजगार के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्या प्राप्त कर रहा है, विदेशी पूंजी प्राप्त कर रहा है। अब कृषि में सबसे ज़्यादा यही हुआ है कि कृषि की जो समस्या है उसमें क्या है, क्षमता के बावजूद उत्पादन क्या है, सीमित होती है। हमारे यहाँ खेती के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि हमारे क्षमता से कम उत्पादन अपन कर पाते हैं। जितने हमारे खेतों की या फिर जितने हमारे कृषि क्षेत्र की उत्पादन क्षमता है उससे कहीं कम क्षमता का उत्पादन हो पाता है। और इसके पीछे क्या है, तकनीकी कमज़ोर तकनीकी का होना। तो धीरे धीरे भारत अब कृषि क्षेत्र में भी तकनीक को अपनाने पर कार्य कर रहा है, ताकि क्या हो सके, ताकि उसके विकास हो सके और साथ ही साथ जो उत्पादन है उसको डबल किया जा सकते हैं। विज्ञान और तकनीकी की प्रगति से उन्नत किस्म के बीज का विकास किया जा रहा है। साथ ही कीटनाशक रसायनों के उपयोग ने फसलों की क्या की है, जो खराब हो जाते थे उनको रोका है। तो आधुनिक समय में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा सुपर फूड तथा लैब में लंबे समय तक रहने वाली सब्जियों का विकास किया जाना क्या हुआ है, संभव हो चुका है। ये सारे जो आधुनिक तौर पे जो अपन खा रहे हैं या फिर जो कृषि क्षेत्र के उत्पाद हैं उन पे जो भी वृद्धि आई है, या चाहे उन लंबे समय तक रखने की बात हो या उन पे हाइब्रिडाइजेशन करने की बात हो, क्योंकि संकर वाले जितने भी सब्जियां आ रही हैं उन पर विशिष्ट रूप से जो जेनेटिक परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पोषण होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वो लंबे समय तक उत्पाद को अपन आराम से रख सकते हैं। तो सिंपली था, और ये क्वेश्चन ऐसे निबंधात्मक के रूप में ही आपसे पूछा जाएगा कि विज्ञान और तकनीकी का सामाजिक और आर्थिक विकास में अनुप्रयोग। आपको सिंपली ये 5-6 पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार, औद्योगिक, कृषि, और इसके अलावा आर्थिक में, ठीक है, और शिक्षा। तो ये सारी चीज़ें आपको ये 5-6 पॉइंट याद होना चाहिए, और इसी को आप निबंधात्मक रूप से अपने शब्दों में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस थोड़ा बहुत फैक्ट आप डाल दें कि कृषि क्षेत्र में जो नए नए संकर बीज आए हैं वो क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ों में परिवर्तन आया है तकनीकी से, इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में क्या आया है, पोषण के क्षेत्र में क्या आया है, इसके अलावा रोजगार के क्षेत्र में क्या है। ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है स्वदेशी तकनीक की। स्वदेशी तकनीक क्या होता है? तो स्वदेशी तकनीक सिंपल सी वो है, ऐसी तकनीक जो किसी देश के लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों या वहाँ के लोगों के द्वारा बहुत लंबे समय से उस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा हो, और उसी को तकनीकी रूप से जब बाद में विकसित किया जाए, जिसके वजह से उस देश में जो आगे का विकास है
वो उस तकनीकी के माध्यम से अधिक तेज़ी से हो सके, तो उसे क्या कहेंगे? स्वदेशी तकनीक। स्वदेशी का मतलब क्या होता है? उसी देश का हो और उस देश के द्वारा निर्मित किया गया हो, तो उसे क्या कहेंगे? स्वदेशी कहेंगे। तो स्वदेशी तकनीक क्या है? स्वदेशी तकनीक से आशय उन घरेलू तकनीकों से है जिनके प्रयोग लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है, साथ ही जिन तकनीकों का विकास घरेलू ज्ञान और आवश्यकता के अनुरूप किया गया है, वे सभी स्वदेशी तकनीक के अंतर्गत आते हैं। अब स्वदेशी का अर्थ क्या होता है? सबसे सिंपल सी बात यह है कि अपने देश अथवा अपने देश में निर्मित। स्वदेशी का मतलब ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा उत्पाद जो अपने देश में निर्मित हो या अपने देश के द्वारा ही बनाया गया हो, तो इसे स्वदेशी कहेंगे। वृहद अर्थ में किसी भौगोलिक क्षेत्र में जन्मी, निर्मित या कल्पित वस्तुओं, नीतियों, विचारों को क्या कहेंगे? स्वदेशी। सब कुछ स्वदेशी हो सकता है, चाहे वो निर्मित वस्तु हो, विचार हो, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हो या ऐसा थ्योरी हो जो उस देश में ही उसके निर्माण हुआ है या उस देश के द्वारा ही उसको आगे बढ़ाया गया है, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? स्वदेशी तकनीक कहलाएंगी। भारत में लंबे समय से जैसे तुलसी और नीम का उपयोग किया जाता है, हल्दी का उपयोग किया जाता है। भारत का मिसाइल प्रोग्राम को आप ले सकते हैं, जो बेहतर उदाहरण है। आज विश्व स्तर में इसकी सराहना होती है, तो वो कौन सी है? स्वदेशी तकनीक के द्वारा बनाया ना क्या है। आज हालांकि स्वदेशी तकनीक का उपयोग हर जगह होता है, चाहे वो कृषि हो, विज्ञान हो, या आप किसी भी क्षेत्र को ले लें, उसमें सभी में स्वदेशी तकनीक देखना मिल रहा है। तो स्वदेशी तकनीक की आवश्यकता क्यों है हमें? सबसे बड़ी तो क्वेश्चन ये है कि अपन अगर स्वदेशी तकनीक को अपना रहे हैं या स्वदेशी तकनीक को बढ़ा रहे हैं, तो अपने को क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम स्वदेशी तकनीक के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि स्वदेशी तकनीक के बारे में हम क्यों सोच रहे हैं, तो आत्मनिर्भरता, कि हमको आत्मनिर्भर बनना है अपनी तकनीकी के रूप में, ताकि हम किसी और पर निर्भर ना रहें और अपनी चीज़ों को खुद कर सकें। दूसरा क्या है? सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना, क्योंकि जब तक अर्थव्यवस्था स्ट्रांग नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो हमारे जो आर्थिक स्थिति है लोगों की या फिर जीवन शैली है, इसके अलावा जो आधारभूत संरचना है, उसको हम सुदृढ़ नहीं कर सकते। तकनीकी उन्नयन से विदेशी पूंजी खर्च को बचाना, ठीक है, क्योंकि जितना भी तकनीक अगर स्वदेशी होगा तो हम बाहरी तकनीक का उपयोग नहीं करेंगे, और अगर बाहरी तकनीक का उपयोग नहीं करेंगे तो हमें जो विदेशी पूंजी खर्च करना पड़ता है, वो खर्च हमारा बच जाएगा। इसके अलावा विकसित तकनीकों के माध्यम से उद्योगों को सहायता प्रदान करना। जैसे जैसे आप तकनीक का उन्नयन करेंगे, वैसे वैसे उद्योगों जितने भी उद्योग चल रहे हैं, उन उद्योगों को इसका मदद मिलेगा, और उद्योगों को मदद मिलेगा तो रोजगार सृजन होंगे। रोजगार सृजन के साथ साथ उत्पादक या उत्पादन की जो गुणवत्ता है उसमें लगातार क्या होगा? सुधार देखने को मिलेगा। तकनीकी निर्यात से विदेशी पूंजी की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप तकनीकी अगर अपने स्वदेशी निर्माण करते हैं और आपका तकनीक बेहतर है और विश्व स्तर के मार्केट में या बाज़ार में आप कम्पिटिट कर सकते हैं, तो वो तकनीक क्या है? बाहर भी बेची जाएगी, बाहर भी इस्तेमाल की जाएगी, तो उससे आपको क्या मिलेगा? विदेशी धन का आयात होगा। स्वदेशी तकनीक से कृषि उत्पादन में नए आयाम लाना। स्वदेशी चिकित्सा से विदेशी पूंजी एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। जितने भी स्वदेशी तकनीक से आप अगर चिकित्सा इक्विपमेंट बनाएंगे, चिकित्सा में जो भी आपके ड्रग हैं उनको निर्माण करेंगे, तो आपको बेहतर तरीके से सस्ते और सुलभ रूप से चिकित्सा सेवा मिलेगा। और जितना सरल होगा और जितना सस्ता होगा, उतना ही इसका विकास ज़्यादा अधिक दूर तक, इसका प्रसार भी अधिक लंबा हो जाएगा। और प्रसार जैसे अगर लंबा होगा तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ किनको मिलेगा? लोगों को मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में क्या है कि कृषि के क्षेत्र में जितने भी संकर हैं या पौष्टिक वाले हैं, इसके अलावा चाहे वो सिंचाई का माध्यम हो या उसको उत्पादन का प्रक्रिया हो, ये सारे में अगर स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हैं तो बेहतर रूप से उत्पाद मिलेगा, अच्छा उत्पाद मिलेगा, और नष्ट होने का जो खतरा है वो बहुत कम होगा। शिक्षा को तकनीक से जोड़कर बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो अभी आप देख ही रहे हैं कि अगर आप जितना अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन, और साथ ही साथ आजकल आप हर एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, अगर आप में करने की क्षमता है तो। आगे है कि भारत में देखो, भारत स्वदेशी तकनीकी की आवश्यकता क्यों है, ये तो अपने को पता चल गया। अब भारत में भी तो स्वदेशी तकनीक होगा, इतना बड़ा देश है और इतना इसका जनसंख्या है, तो स्वदेशी तकनीकी तो हमारे यहाँ भी होगा। तो इसकी समस्या क्या है कि हम स्वदेशी तकनीकों को ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे स्वदेशी तकनीकों का, उसका क्या है? लिखित रूप में नहीं होना। जो हमारे प्राचीन परंपरागत ज्ञान लिखित रूप में नहीं होना, इसका प्रमुख कारण है। परंपरागत तरीके से समय के साथ विलुप्त हो गई हैं, और ये लिखित रूप में नहीं है, जिसके वजह से ही हमें सबसे बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। इसके अलावा भारत में स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए आधारभूत ढांचे की कमी। आधारभूत ढांचा सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है भारत के। अभी धीरे धीरे सुदृढ़ हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत पीछे है आधारभूत ढांचे में भारत। भारत की शिक्षा प्रणाली का अनुसंधान से जुड़ाव नहीं है। जो
अपना देसी शिक्षा है या फिर स्वदेशी जो तकनीक है उसका अपना जो अनुसंधान में है उसमें ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसका जुड़ाव अनुसंधान से डायरेक्ट रूप से नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा स्वदेशी तकनीकों के विकास में संलग्न लोगों को पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अगर कोई व्यक्ति स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दे रहा है और उस पर कार्य कर रहा है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उस पर ज़्यादा वित्तीय सहयोग होगा, अगर उतना भी नहीं कर रहे हो तो आप जितना नॉर्मल तकनीक को दे रहे हैं या फिर उसको यूज पर आप खर्च कर रहे हैं उतना आपको खर्च करना होगा, ताकि वो स्वदेशी तकनीक को बेहतर तरीके से डेवलप कर सके और जो वर्तमान का बाज़ार है या फिर जो ग्लोबलाइजेशन का जो टाइम चल रहा है वहाँ पर कम्पीट कर सके, ताकि आपको बेहतर रेवेन्यू जनरेट करके दे सके और बेहतर आपको उसका रिजल्ट मिल सके। स्वदेशी आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक का विकास ना हो पाना, अभी जो वर्तमान में हमारी उपयोग है उसके अनुरूप अगर हम स्वदेशी तकनीक नहीं बना सकते तो हमें उसका विकास करने में असमर्थता महसूस होती है, हम उसे काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर वो पुरानी तकनीक, हमारी स्वदेशी तकनीक किसी और तकनीक को कम्पीट ही नहीं कर पाएगी, रिप्लेस ही नहीं कर पाएगी, तो हमारी स्वदेशी तकनीक का यूज कैसे भी हम आगे नहीं कर पाएंगे। स्वदेशी तकनीक से संबंधित एकीकृत नीति का अभाव, अगर बेस्ट रूप से ये कर दिया जाए कि एक नीति बना दिया जाए स्वदेशी तकनीक के लिए कि इन तकनीकों का विकास करने के लिए एक बेहतर तौर से प्लेटफॉर्म दिया जाए और लोगों को उस पर जागरूक किया जाए, ताकि जो नए छात्र हैं उनमें अनुसंधान करने के लिए प्रेरित हों, तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और बेहतर तरीके से स्वदेशी तकनीक की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इन सब परेशानियों के बाद भी भारत में स्वदेशी तकनीक की कुछ उपलब्धियां हैं, ऐसी उपलब्धियां जो विश्व स्तर पर उनकी सराहना की जाती है, विश्व स्तर पर उनका डिमांड है। जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर किया गया है, क्योंकि शुरू से ही कोई भी विकसित देश भारत को ये तकनीक नहीं देना चाहता था। वो तो एपीजे अब्दुल कलाम सर की वजह से अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ और आज बहुत बेहतर जो मिसाइल कार्यक्रम है वो शुरू हुआ, और यहाँ से सारे जो अंतरिक्ष के कार्यक्रम है या फिर रक्षा के कार्यक्रम है वो स्वदेशी तकनीक पर ही विकसित हुए और आज विश्व स्तर के तकनीक का विकास कर सक पाए हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रक्षेपण यान तकनीक, उपग्रह निर्माण पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं। हाल ही में स्वदेशी तकनीक आधारित क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया है। ये क्रायोजेनिक इंजन जब अपन स्पेस के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा जिसका विकास किस तरह से किया गया है अभी वर्तमान में। रक्षा कार्यक्रम में क्या है, तो भारत में रक्षा के क्षेत्र में मिसाइल प्रणाली तथा परमाणु हथियारों का विकास किया है जो पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं। जितने भी, चाहे वो परमाणु हथियार हों या मिसाइल तकनीक हो, वो भारत किसी पर निर्भर नहीं है। उन्होंने अपने खुद के ही इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तक का निर्माण कर चुका है और इसके अलावा बहुत से ऐसे परमाणु हथियारों का निर्माण किया है जो भविष्य में भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। CSIR यह संस्था है भारत द्वारा अभी वर्तमान में इनके द्वारा रिजोरिन नामक टीबी के टीके का विकास किया है, जो कि CSIR ने एकल पौधे पर आधारित स्मृतिवर्धक दवा का भी निर्माण किया है। ये दूसरा पॉइंट है, ये एक टीबी का नया टीका बनाया है कि कौन, CSIR, जो स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और यहीं से उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया है। इसके अलावा स्मृतिवर्धक जो पौधा ब्राह्मी, उसका भी निर्माण किया है और उसकी वजह से भी जो हमारे मस्तिष्क के अध्ययन है उसके क्षेत्र में भी कई कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा प्रथम स्वदेशी बैंकल इंजन द्वारा मानव रहित यान CSI द्वारा ही विकसित किया गया है। भारत ने विकसित निसर्ग प्रौद्योगिकी द्वारा जैविक रूप से गलने वाले ठोस अपशिष्ट में लाभदायक खाद और मीथेन में बदलने की मदद मिल रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अधिक उपज देने वाले तथा कम सिंचाई में भी उत्पन्न होने वाले खाद्यान्नों का निर्माण और विकास किया है। और ये सारे किसकी मदद से किए हैं, तो ये सारे के सारे किए हैं देसी या स्वदेशी तकनीक की मदद से हुआ है। आगे है फसल उत्पादन में सुधार। तो स्वदेशी तकनीक की मदद से किस तरह से किया गया है, तो फसल उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कृषि क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्ति का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक प्रभाव पड़ा है। आज का जो ट्रैक्टर है, सिंचाई के साधन है, कीटनाशक हैं, ये सब का निर्माण कहाँ है, आजकल स्वदेशी तकनीक के माध्यम से ही हो रहा है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं और किसानों को मदद कर रहे हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने में। कृषि विज्ञान मंत्रालय वर्तमान में कृषि मौसम विज्ञान संबंधी परामर्श उपलब्ध कराता है, जिसमें मौसम की जानकारी दी जाती है और मौसम के अनुसार ही कृषि करने की सलाह भी दिया जाता है। मौसम एवं समुद्र पूर्वानुमान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, चाहे वो
चक्रवात हो, बाढ़ हो, आंधी हो, तूफान हो, इन सब का भी हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं स्वदेशी तकनीक पर। और ये तकनीक बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। इसकी हम बाहर भी इस चीज़ को, जो भी और देश हैं उन्हें भी इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें रॉयल्टी मिलती है। स्वच्छ ऊर्जा के विकास पर जोर। भारत में जैव ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वदेशी तकनीक के माध्यम से ही बहुत सारे ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। CSIR स्वदेशी तकनीक जैसे कोयला डस्ट संग्रहण, सौर ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल, ये सब कुछ किसने बनाया है? CSIR द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि स्वदेशी तकनीक से ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुरक्षित पेयजल हेतु मंत्रालय द्वारा स्वदेशी तकनीक का विकास किया गया है। तो सबसे जो सिंपल है, आपको यही याद रखना है कि स्वदेशी तकनीक की उपलब्धियां हैं तो दो चीज़ें, अंतरिक्ष और अक्षय, याद ही रखना है आपको। CSIR आपको याद ही रखना है, क्योंकि यहाँ से आप ये 3 पॉइंट तो आपको लिखना है। इसके अलावा फसल उत्पादन में क्या है, समुद्री विज्ञान में क्या है, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या है, और सुरक्षित पेयजल, जो पेयजल समस्या भारत की है उस पर क्या है। तो इन सब पे जो डेवलप किए गए स्वदेशी तकनीक, उनका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तकनीकी हस्तांतरण क्या होता है? तकनीकी हस्तांतरण का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी लैब या प्रयोगशाला में कोई भी तकनीक का आप निर्माण करते हैं जिसकी मदद से आमूलचूल प्रभाव पड़ता है, या फिर उसके उत्पादन प्रक्रिया को बदल देते हैं और उसका उत्पादन सस्ते में होने लगता है और बेहतर प्रोडक्ट होता है, उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तकनीक कहते हैं। ठीक है, तकनीकी का विकास कहते हैं। अब इसी तकनीक का जो विधि होता है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं उसको आप एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरण करेंगे या फिर एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में भेजेंगे। मतलब कि सेंट्रल लेवल में अगर गवर्नमेंट ने इसको जनरेट किया तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज़ को अगर प्रसार कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? तकनीकी हस्तांतरण कहेंगे। इसकी मदद से बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। तकनीकी हस्तांतरण से आशय प्रयोगशाला में तैयार तकनीक और उद्योग और स्थानीय स्तर पर उपयोग है तो हस्तांतरित करना। प्रयोगशाला में मान लो किसी लैब ने या किसी साइंटिस्ट ने कोई तकनीक का डेवलप किया, अब उसको हस्तांतरण करेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की मदद से उसको जो रॉयल्टी मिलेगी वो स्थानीय स्तर पर करेगा और उद्योगों को उसको हस्तांतरित कर देगा, जिसको उसको कुछ मात्रा में रॉयल्टी मिलती रहेगी और उसका कार्य भी चलता रहेगा। वर्तमान समय में बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा तथा व्यापार के संबंध में तकनीकी हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। आजकल आप तकनीकी का विकास करते हैं और IPR में आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो आपकी तकनीक का इस्तेमाल अगर कोई दूसरा देश या दूसरा व्यक्ति या दूसरा उद्योग कर रहा है तो आप उनसे उसके प्रति में क्या हर्जाना मांग सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है कि अर्धविकसित देशों के सम्मुख आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विकास कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु तकनीकी ज्ञान, कुशलता तथा यंत्र उपकरण की उपलब्धि थी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। इन देशों में विकास कार्यक्रमों के सन्निहित तकनीकों की आवश्यकता एवं तकनीक के घरेलू स्टॉक में दिखाई देने वाला अंतर इतना अधिक होता है कि इनके लिए विकसित देशों से तकनीकी हस्तांतरण करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, इसमें विकसित और अविकसित देश, जो अर्धविकसित देश हैं उनके बारे में बात किया गया है कि विकासशील देशों के सामने किस तरह से तकनीकी का हस्तांतरण करना पड़ता है, जबकि उन्हें उस तकनीक के विकास से बहुत बेहतर लाभ मिल सकते हैं, लेकिन वो अपने आर्थिक स्थिति की प्रक्रिया में कमज़ोर होने की वजह से उन्हें तकनीकी हस्तांतरण करना पड़ता है। तकनीकी हस्तांतरण की भूमिका द्विपक्षीय होती है। ठीक है, द्विपक्षीय मतलब आप तकनीकी हस्तांतरण एक तरफ से तो कर नहीं सकते। तो पहले स्तर पर यह घरेलू रूप से उपलब्ध तकनीक को पूर्ति करती है। इसके विकास योजनाओं की तकनीकी आवश्यकताओं एवं तकनीकी के घरेलू स्टॉक के अंतराल को भरा जाता है। इसके अलावा दूसरे, ये नई तकनीक के सृजन से घरेलू क्षमताओं को संपूरित करती है। जहाँ पहले स्तर की भूमिका अल्पकाल को महत्वपूर्ण होती थी, वहीं दूसरे स्तर की भूमिका दीर्घकालीन नियोजन हेतु महत्वपूर्ण होती है। सिंपल सी बात है, भूमिका अगर तकनीकी हस्तांतरण की भूमिका द्विपक्षीय होती है, इसका सीधा सा अर्थ है कि जो तकनीकी हस्तांतरण होगी वो दो व्यक्तियों के बीच में होगी या दो संस्थाओं की या दो स्तरों के बीच में होगी, जिसके जो एक स्तर जिसको डेवलप किया है उसके दूसरे स्तर पर क्या हो रही फ़ायदा हो रहा है, ताकि वह तकनीकी को अपनाएं और बेहतर से बेहतर उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि उसके बेहतर रिजल्ट भविष्य में देखने को मिले। अब आगे तकनीकी हस्तांतरण की आवश्यकता क्या पड़ी। ये तो सिंपल सी बात है, आपको भी पता है कि जो विकसित देश हैं या फिर जो विकासशील देश हैं उनके मध्य में बहुत ज़्यादा गैप होता है किसका? आर्थिक स्थिति का। तो आर्थिक स्थिति की कमज़ोर होने की वजह से विकसित देश बहुत अच्छे तकनीक पर कार्य करते हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं उस तकनीक को डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि उनके यहाँ अनुसंधान कमज़ोर होता है।
तो जैसे ही अगर वो तकनीक का परचेस करते हैं विकसित देशों से, तो उन्हें रॉयल्टी अदा करना पड़ती है। और साथ ही साथ रॉयल्टी चलो अदा करने की बात दूसरी होती है, फिर भी उन्हें जो विकसित देशों से अगर वो उस तकनीक को परचेस कर लेते हैं तो उनके यहाँ की जो लाइवलीहुड है उसके विकास में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और वो विकसित देश, जो विकासशील देश हैं, वो अपने देश को, या विकसित देश अपने देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। इसी वजह से तकनीकी हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। जैसे अर्धविकसित देश में यथोचित तकनीकी आधार का विकास करना जटिल एवं दीर्घ अवधि की प्रक्रिया है, क्योंकि वहाँ पे आधारभूत संरचना की कमी होती है, आर्थिक स्थिति कमी होती है, तो निवेश कम होता है, अनुसंधान कम होता है, जिसकी वजह से साथ ही शिक्षा भी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से तकनीक का विकास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा देश जिसकी सुदृढ़ घरेलू क्षमता है, वह भी तकनीकी की अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण में काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकता है। अन्य देशों से प्राप्त तकनीक ज्ञान से एक देश शोध और विकास कार्यों को पर्याप्त गति प्रदान कर सकता है। अभी वर्तमान में जापान क्या कर रहा है, बहुत सारे तकनीकों का विकास किया है और उसी के मदद से वो अपने रॉयल्टी अदा करते हैं, क्योंकि उसका प्रयोग भारत जैसे देशों में जो ऊर्जा क्षेत्र है उसमें जापान के ही द्वारा जितने भी प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो वोल्टेज को कंट्रोल करना हो, बिलिंग हो, ये सारे प्रयोग उसी के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ जो नेशनल डाटा सर्विस है वहाँ पर भी अपनी क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। अपने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए विकासशील देश तकनीकी के हस्तांतरण को काफ़ी महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, इस दिशा में प्रयासशील भी रहे हैं, क्योंकि ये तकनीकी का अगर हस्तांतरण होगा तभी उनको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे भविष्य में, और वो जो विकसित देश हैं उनके कतार में खड़े नज़र आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें तकनीकी की बहुत सारे प्रॉब्लम आगे फेस करेंगे और बहुत समय लग जाएगा उनको अपनी आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए। तकनीकी हस्तांतरण की कुछ विधियाँ होती हैं, जैसे संदर्भ में पुस्तकों एवं मुद्रित सूचनाओं का आदान प्रदान द्वारा, तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों के आवागमन द्वारा, विदेशी विनियोग एवं यंत्र उपकरणों के स्थानांतरण से, तकनीकी सहभागिता कार्यक्रमों के द्वारा जो निजी एवं सरकारी दोनों तरफ से संभव है, मशीनरी एवं यंत्रों के आयात द्वारा, लाइसेंस, पेटेंट एवं अन्य समझौता द्वारा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है लाइसेंस, पेटेंट और अन्य समझौता द्वारा। इसके अलावा जो संदर्भित पुस्तक हैं उनमें सूचनाओं का आदान प्रदान द्वारा भी होता है, तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों के आवागमन से, क्योंकि जो जापान के तकनीकी रूप से कुशल व्यक्ति होते हैं वो भारत में आकर अपना कार्य करते हैं और यहाँ पर बेहतर तरीके से अपने रिजल्ट देते हैं। विदेशी विनियोग एवं योग उपकरणों के स्थानांतरण से होता है, तकनीकी सहभागिता कार्यक्रमों के द्वारा जो निजी एवं सरकारी दोनों स्तर में संभव है। और मशीनरी और यंत्रों में आयात के द्वारा, मशीन यंत्रों के द्वारा तो सिंपल सी बात है, हमें टेक्नोलॉजी प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हम तकनीकी प्राप्त करते हैं और उसके उपयोग कर पाते हैं। तो तकनीकी हस्तांतरण की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, उनमें यही है, उनमें से आप 3-4 भी लिख देंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट। अब तकनीकी हस्तांतरण के परिप्रेक्ष्य, तो दो ही परिप्रेक्ष्य हैं, एक स्वदेशी तकनीकी हस्तांतरण, विदेशी तकनीकी हस्तांतरण। स्वदेशी का मैंने बता ही दिया कि स्वदेशी तकनीकें जो सार्वजनिक धन से सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा विकसित की गई हैं, उनका सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए क्षेत्रीय स्तर पर हस्तांतरण किया जाना स्वदेशी तकनीक का हस्तांतरण, क्योंकि खुद के देश के द्वारा निर्मित जो टेक्नोलॉजी है उसको खुद के देश पर निवासरत व्यक्तियों को अपन क्या करते हैं, देते हैं, तो उसे स्वदेशी तकनीक का हस्तांतरण कहते हैं। विदेशी तकनीकी हस्तांतरण क्या होता है, वर्तमान समय में बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर का समय है, साथ ही वैश्वीकरण के कारण अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ गई है। भारत सहित सभी देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तकनीकी उत्पादों का आयात द्वारा करते हैं। तकनीकी के चाहे वो विधि हो, तकनीकी उत्पाद हो, या किसी तरह से भी वो एक दूसरे देश पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, और जो देश इस पर बेहतर कर रहा है उस देश पर लोगों की निर्भरता अपने आप ही आ जाता है। अभी वर्तमान में जैसे यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गया, चाइना हो गया, ये बहुत ज़्यादा तकनीकी विकास के दम पर ही अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ बना पाए हैं। क्या है तकनीकी हस्तांतरण में विकासशील देशों द्वारा अनुभव की जा रही परेशानियां, मतलब तकनीकी हस्तांतरण में कौन कौन सी परेशानियां विकासशील देश अक्सर महसूस करती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बड़े देश हैं वो छोटे देशों पर क्या दबाव बनाते हैं, इसके अलावा उन्हें तकनीकी हस्तांतरण के लिए मजबूर करते हैं, ताकि वो उनके यहाँ के जो आधारभूत संरचना है उस पर अपना कंट्रोल रख सकें। साथ ही साथ वहाँ पर जो भी प्राकृतिक संपदा है, ठीक है, उन पर अपना उनका इस्तेमाल कर सकें, या उन्हें बेहतर तौर से उनका उपयोग किया जा सके, ताकि उनके व्यापारिक संबंधों पर और विकास किया जा सके और उन पर निर्भरता बढ़ाई जा सके। तो यही है, विकसित देशों द्वारा प्रयुक्त की जा रही तकनीक विकासशील देशों के साधन बहुलताओं पर खरी नहीं उतरती। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने किसी तकनीक को परचेस कर लिया, वो वहाँ के परिस्थितियों के अकॉर्डिंग तो अनुकूल था, पर भारत की परिस्थिति या फिर विकासशील देशों की परिस्थिति के अकॉर्डिंग अनुकूल नहीं है, तो उस तकनीक का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। जैसे कि दिल्ली में कचरा प्रसाधन बनाया गया था, जिसमें से कचरे का क्या किया जाए, रिसाइकलिंग किया जाता था,
तो भारत में जो कचरा पैदा होता है वो अलग तरीके से होता है, यूरोप में जो कचरा पैदा होता है वो अलग तरीके से होता है, और वहाँ की प्रकृति की स्थिति अलग है, इन्वायरमेंट स्थिति अलग है। तो वही मशीन भारत में कार्य नहीं किया, जबकि यूरोपियन कंट्री में वो मशीन बहुत ज़्यादा कारगर हुआ था। तो आप इसको भी उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। विकासशील देशों में यथेष्ट रूप से कुशल मानव संसाधन एवं सामाजिक संगठन विद्यमान नहीं है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुशल मानव संसाधन के लिए ही अभी कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री की जितने भी योजनाएं चल रही हैं वो कुशल मानव संसाधन विकास के लिए ही चलाई जा रही हैं। विकासशील देश अपने अंतर संरचना के दोषों तथा बाजार की सीमितता के कारण विकसित देशों की तकनीक कुशलता का प्रयोग नहीं कर पाते, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं। विकासशील देशों के सम्मुख विदेशी विनिमय एवं प्रबंधकीय दक्षताओं की कमी होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। विदेशी विनिमय के लिए क्या विदेशी मुद्रा का होना इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा उसकी प्रबंधकीय दशाओं का भी होना इम्पॉर्टेंट है। संरक्षणात्मक नीतियों के परिणाम द्वारा तकनीकी हस्तांतरण बाधा के एक अनुभव करती है, क्योंकि संरक्षक क्या कहता है, कोई भी देश अगर कोई तकनीक निर्मित करता है तो उसको संरक्षण प्रदान कर दे। अगर संरक्षण प्रदान कर दे तो वो देश की तकनीक दूसरे देश में जाएगा नहीं। अब दूसरे देश में जाएगा ही नहीं तो उसको उत्पाद जाएंगे, तो उत्पाद की कीमत क्या है, बहुत ज़्यादा अधिक है। वो देश उत्पाद का इस्तेमाल करने के लिए अगर मजबूर है तो उसका ये एक तरह से कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं विकसित देश। आर्थिक पक्षों के साथ साथ विकासशील देशों के कई सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण दृष्टिकोण है जैसे आर्थिक घटकों से भी प्रभावित होते हैं। तो इसके अलावा बहुत से कारण हैं जो कि विकसित देश उन पर दबाव भी बनाते हैं ताकि उनके आर्थिक स्थिति नीतियों को कंट्रोल कर सकें, उनके सामाजिक स्तर को और ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग ढाल सकें, ताकि उन्हें बेहतर से बेहतर रूप से इस्तेमाल कर सकें, चाहे वो युद्ध के लिए हो या बाजार के लिए हो, मार्केट के लिए हो। इसके अलावा दूसरी स्थितियों पर भी तकनीकी हस्तांतरण के रूप में प्रभाव पड़ता है। नवीन तकनीकी का विकास, नवीन तकनीकी का विकास क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर तकनीकी विकास रुक जाएगा तो जो हमारे संसाधन हैं उनके इस्तेमाल या फिर हमारे जो जीवन शैली है उस पर प्रभाव पड़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि संसाधन सीमित हैं, और अगर नवीन तकनीकी का विकास नहीं होता तो धीरे धीरे उस संसाधन पर बोझ बढ़ता जाएगा, और लोगों की क्या है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो गरीबी और भुखमरी बढ़ेगी, और गरीबी भुखमरी बढ़ने से लोग मौत मतलब मृत्यु की स्थितियों तक पहुंच जाएंगे, और बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी जनसंख्या अपने आप पर ही कमज़ोर पड़ती जाएगी। तो नवीन तकनीकी का विकास इसलिए भी आवश्यक है। नवीन तकनीकियों का विकास समय एवं कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी विकास आवश्यक है। यह एक इम्पॉर्टेंट है, समय और कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप। ऐसा ना हो पाना सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है। भारत के विशेष संदर्भ में नवीन तकनीकों के विकास की आवश्यकता को हम निम्न बिंदुओं से देख सकते हैं। ठीक है, भारत में क्यों आवश्यकता है इसको कैसे समझ सकते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास को बनाए रखना, अगर तकनीकी विकास होगा, नई तकनीकी आएंगे तभी तो सामाजिक आर्थिक विकास लगातार बना रहेगा, नहीं तो स्थिर हो जाएगा, और स्थिर होगा तो समाज उसको क्या होगा, अपने आप में रुक जाएगा और कमज़ोर होता जाएगा। नवीन उद्योगों के लिए आवश्यक है, जितना अच्छा उद्योग उत्पाद पैदा करेंगे उतना अच्छा इसका आगे जाकर क्या होगा, प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो ये होगा। इसके अलावा तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, तकनीकी दक्षता मिलेगी तो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तो विदेशों से रॉयल्टी मिलेगी, रॉयल्टी के अलावा खुद के देश में तकनीकी अगर दक्ष होगा तो हम बेहतर जीवन शैली बना सकते हैं, लोगों को बेहतर जीवन दे सकते हैं, और देश की स्थिति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बना सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देशी संसाधनों का अधिक उपयोग करना, क्योंकि अगर आपका संसाधन या तकनीक अगर विदेशी होगा तो आपके आंतरिक मामलों में या सुरक्षा के मामले में भी विदेशी लोग क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है और आंतरिक स्थिति भी कमज़ोर साबित हो सकती है। समाज के सभी वर्गों को अधिकतम कारगर रोजगार दिलाना। ठीक है, इसके अलावा परंपरागत दक्षता और कौशल का उपयोग करके उसे व्यापारिक प्रतियोगिताओं का मुकाबला करने योग्य बनाना, बड़े पैमाने पर उत्पादन की तकनीक और सर्वसाधारण के लिए उत्पादन के बीच उचित संतुलन बनाए रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अल्पमत पूंजी लागत से अधिकतम विकास प्राप्त करना, ऐसी औद्योगिकी विकसित करना जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ठहर सके और विशेषकर जिनके निर्यात भी संभव हो। अगर प्रौद्योगिकी इतना बेहतर आप करें जिसका निर्यात करना संभव हो सके तो आपको विदेशी पूंजी प्राप्त होगी और आपका विदेश में भी कंट्रोल बढ़ जाएगा, ताकि आप बेहतर आर्थिक स्थिति बना सकते हैं।
बेहतर कार्य क्षमता और विद्यमान क्षमता के पूर्ण उपयोग द्वारा उत्पादन में भी शीघ्र सुधार और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना, ऊर्जा की मांग को घटाना, विशेषकर परंपरागत ऊर्जा की मांग को कम करना, पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। ऊर्जा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी के डेट में, तो ऊर्जा को क्या करना कि उसके जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है उसको धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी के रूप में शिफ्ट करना, साथ ही साथ पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, अपशिष्ट पदार्थों का पुनरुपयोग मतलब रिसाइकलिंग प्रोसेस बहुत बेहतर होना चाहिए। विदेशी पूंजी को बचाना जो तकनीकी आयात में खर्च होते हैं, जो कि क्या होगा, आधारभूत संरचना और लोगों की जीवन शैली में खर्च होगा, ताकि आपके देश की बेहतर आर्थिक स्थिति होगी और जीवन शैली भी होगा। अब नवीन तकनीक के विकास में क्या क्या समस्याएं हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास क्या है, जो विकासशील देश हैं उनके सामने क्या है, आधारभूत ढांचे की कमी, नीतिगत अभाव। ये भी एक नीतिगत अभाव का मतलब कोई एक स्पष्ट नीति नहीं है देश में, ताकि उसको क्या तकनीकी शिक्षा को या तकनीकी अनुसंधान को बढ़ाया जा सके। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता कमज़ोर होना, शोधार्थियों को पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन नहीं मिलना। अगर प्रोत्साहन मिले तो लोग अनुसंधान के क्षेत्र में आगे आएंगे, अनुसंधान के क्षेत्र में आगे आएंगे तभी तो पर्याप्त अनुसंधान पर ध्यान दे पाएंगे। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा, तकनीक का विकास न हो पाना। अगर हम जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं या विकास कर रहे हैं उसका वैश्विक स्तर पर जो बाजार है वहाँ पर भी क्या कर सके, वो एक तरह से कम्पीट कर सके। अगर कम्पीट नहीं कर पाता है तो किसी भी तरह से उस तकनीक का उपयोग आगे भविष्य में नहीं किया जाएगा। भारत में नवीन तकनीकों के विकास हेतु प्रयास। भारत, ये सिंपल से इसको लिख देना है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय की स्थापना के साथ नवीन तकनीकों के विकास के प्रयास आरंभ किए गए। साथ ही डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर, आईसीएआर तथा अन्य विशेष शोध संस्था स्थापित किए गए। भारत में नवीन तकनीकों के विकास तथा वर्तमान तकनीकों के उन्नयन हेतु समय समय पर विभिन्न नीतियों को लागू किया गया है, जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति, संचार, इलेक्ट्रॉनिक ईटीसी। ये सभी अभी जो है भारत में नवीन तकनीकों के विकास हेतु प्रयास जो कर रहे हैं उसमें बेहतर है। आपको याद होना चाहिए डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर और आईसीएआर, ये 4 नाम याद होना चाहिए, क्योंकि जो भारत में तकनीकी विकास पर कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान पर कार्य कर रहे हैं, वो सबसे प्रमुख संस्था कौन से हैं, तो यही है। तो आज के लिए बस इतना ही था, और आपको इम्पोर्टेंट यही है कि एक तरह से निबंधात्मक रूप से प्रश्न ही पूछा जाएगा, तो आप इसको ज़्यादा उस तरह से नहीं कर सकते तैयार। तकनीकी का शुरुआत है, आगे जो लेक्चर आएगा उसमें आप पेटेंट के बारे में पढ़ेंगे, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है, साथ ही साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों की क्या कमी है या क्या आवश्यकता है। तो आपको विज्ञान तकनीक के सामाजिक आर्थिक प्रयोग में आपको सिंपल से याद रखना है कि स्वास्थ्य में क्या प्रयोग होगा, शिक्षा में क्या होगा, उद्योग में क्या होगा, रोजगार में क्या होगा, पोषण में क्या होगा, कृषि में क्या होगा, इसके अलावा आपकी स्थिति में क्या होगा। ये आप खुद सोच के लिख सकते हैं कि हमारे तकनीकी प्रयोग में क्या होगा। स्वदेशी तकनीक क्या होता है, स्वदेशी तकनीकों की आवश्यकता क्यों है, स्वदेशी तकनीक की समस्या क्या है, स्वदेशी तकनीकों की अभी तक उपलब्धता क्या है भारत में, ये भी आपको आना चाहिए। हस्तांतरण क्या होता है, तकनीकी हस्तांतरण, देशी विदेशी, उनके परिप्रेक्ष्य आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो नवीन तकनीक का विकास है वो क्यों जरूरी है, नवीन तकनीक के विकास में भारत की कौन कौन सी संस्थाएं एक्टिव हैं। तो इतनी आज चीज़ें आपको इसमें याद होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन कई बार 15 नंबर या फिर 6 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो ये यूट्यूब पे चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो टेलीग्राम है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।